हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। दोस्तों, हम लोग ने प्रीवियस सेशन में हम लोग ने बात करी थी अबाउट व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट। आज अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि इस रिस्क बेस्ड ऑडिट को कैसे एग्जीक्यूट करना है और फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग फुल एक्साइटेड और तैयार हैं। ओके। सो दोस्तों, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट, मतलब अपन ने क्या बोला था रिस्क बेस्ड ऑडिट में कि देखो, जब हम लोग ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो वी एक्सपेक्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमने कल बात करी थी कि ट्रू एंड फेयर मतलब क्या होता है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सो आप समझिए, व्हेन वी से दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, इट मींस दैट कि वो रिस्क से फ्री होना चाहिए। सो क्यों ना फिर हमने सोचा कि अपना ऑडिट इस तरीके से प्लान करें कि जो एरियाज में हम लोग को लगता है रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उसी एरियाज के ऊपर अपन ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोग उसको एलोकेट करें और ट्राई टू एस्टैब्लिश कि वो जो एरियाज जो हमें लग रही है रिस्की है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रहे। ऐसे टाइप के ऑडिट को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज सिंपली रिस्क बेस्ड ऑडिट। गुड, एकदम यस सर। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है कि हम लोग को ऑडिट रिस्क का एनालिसिस करना है। क्या करना है? ऑडिट रिस्क का एनालिसिस। अब आपको ऑडिट रिस्क क्या होता है ये पता है आप लोगों को कि ऑडिट रिस्क हम लोग किसे कहते हैं? यस सर, वी नो दैट ऑडिट रिस्क किसे कहते हैं। सो अभी अपने को फोकस करना है कि उसका एनालिसिस करना है। सो सबसे पहले ऑडिटर शुड परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क, कि जिसके वजह से क्या हो सकता है, इट कैन ब्रिंग द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटी बिफोर अंडरटेकिंग द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे कौन से एनालिसिस करना है ऑफ द ऑडिट रिस्क, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से ऑडिट रिस्क आ सकती है। ऑडिट रिस्क आपको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क मतलब कि जिसके वजह से ऑडिटर में गिव व्हाट एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर कैन गिव व्हाट एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। और वो जो चीज है इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दैट इंपैक्ट द ऑडिट बिफोर अंडरटेकिंग। सो ऐसे किस वजह से, मतलब ऐसे क्या ऑडिटी, ऑडिटी मतलब कौन बोल रहे हैं अपन? ऑडिटी मतलब कौन? सो ऑडिटी मतलब इज व्हाट? क्लाइंट। सो ऐसी क्या बातें हो रही है, ऐसी क्या बातें हो रही है जो क्लाइंट के अंदर हो रही है कि बाबा मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ सिग्निफिकेंट है, फ्रॉड हो रहे हैं, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। ऐसी क्या एक्टिविटी है जिसके वजह से हम बोल रहे हैं कि बॉस देयर विल बी व्हाट अ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। ठीक है। सो ऐसे क्या बात है, ये अपने को फोकस करने का है। क्लियर एकदम? यस। ये कब करने का? बिफोर अंडरटेकिंग, बिफोर अंडरटेकिंग द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। सो पहले ऑडिट रिस्क का क्या इंपैक्ट है उसको स्टडी करने का। नाउ वी ऑल नो दैट रिस्क असेसमेंट इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ये जो पूरा काम है ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है। ये इट इज अ प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। इट इज द रिस्क दैट ऑडिटर में अननोइंगली फेल टू अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइज ओपिनियन। बराबर कि नहीं? ऑडिटर में फेल टू गिव व्हाट एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बस अपने को क्या करना है ऑडिट रिस्क एनालिसिस में कि ऐसी कौन सी, मतलब अपन जब ऑडिट करने जाएंगे ना, मतलब बहुत इजी है रे, ऑडिट करने जा रहे हो तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से आप अनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दोगे। तो एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे पहले अगर कोई फ्रॉड वाला मामला है, बराबर, या कोई एस्टिमेट वाला मामला है, बराबर, कोई रिलेटेड पार्टी वाला मामला है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि यू मे गिव व्हाट एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन? फ्रॉड, एस्टिमेट, रिलेटेड पार्टी, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है और ये कब करना है अपन को? बिफोर द ऑडिट प्रोसेस। ये सारे जो ये मामले हैं, ये सारे सारे आइटम्स है, ये बेस्ड ऑन व्हाट? प्रोफेशनल जजमेंट है अपना, यहाँ पे डिसीजन होगा, सब्जेक्टिव होगा ये। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।
सो यही बात यहां पे आगे लिखी है कि दिस रिस्क इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ व्हाट, एरर्स एंड फ्रॉड। बराबर। सो एरर मतलब क्या है और फ्रॉड मतलब क्या है, ये हम लोग बचपन से जानते हैं कि एरर इज व्हाट, एन अनइंटेंशनल एक्ट, वेयर एज फ्रॉड इज व्हाट, एन इंटेंशनल एक्ट। करेक्ट है एकदम, या सो सिंपल है। एरर इज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक रिजल्टिंग फ्रॉम द ओमिशन व्हेन लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस आर एक्सक्लूडेड। उसके बाद फ्रॉड की अगर बात करें तो इट इज व्हाट, एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो इन चीजों के वजह से क्या हो सकता है, ऑडिट रिस्क पिक्चर में आ सकती है, ऑडिट रिस्क आ सकती है। सो अपन को क्या करना है, इन्हीं ऑडिट रिस्क का फोकस करना है कि इसका इंपैक्ट ऑन ऑडिटी, बराबर, बिफोर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। आई बात समझ में? बिफोर परफॉर्मिंग व्हाट, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स, एकदम सिंपल, डन। सो ये यहां पे अपन को देखना है, क्लियर एकदम, या सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement, whether be it because of fraud or error। सही है एकदम, yes sir। Error risk may arise because of error of principle, fraud risk can arise because of manipulation, falsification, alteration। ये इन सब चीजों की वजह से आ सकता है। तो क्या ये आपको ऑडिट रिस्क एनालिसिस आपको समझ में आया क्या आपको? सो अगर अपन यहां पे बात करें, बात हो रही है टॉपिक कौन सा है यहां पे, रिस्क बेस्ड ऑडिट, आरबीए। सो ये क्या कहता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट? सो इट इज ऑडिट इज फोकस्ड अपॉन व्हाट, एरियाज ऑफ कंसर्न, बराबर के नहीं? इसमें अपन क्या कहते हैं, ग्रेटर रिसोर्सेस आर allocated on रिस्की एरियाज। समझे क्या बात को? सो यहां पे अपन इसको क्या बोलते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो ऐसे केस में अपन को सबसे पहले क्या करना है, ऑडिट रिस्क एनालिसिस। सो ऑडिट रिस्क एनालिसिस मतलब क्या होगा कि यहां पे अपने को ऑडिट रिस्क जो है ना वो एनालाइज करना है, एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क, एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क दैट इंपैक्ट ऑडिटी। बट ये कब करना है, बिफोर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। मतलब ये अपने को पहले एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क करना है कि किस वजह से, बराबर, अपन क्या कर सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकते हैं। सो ऑडिट रिस्क मतलब क्या है अपन को पता है यहां पे। सो ऑडिट रिस्क मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, किसे कह रहे हैं अपन ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क?
कि जिस वजह से ऑडिटर इज एक्सप्रेसिंग व्हाट एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। सो जिस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हैं। क्लियर एकदम? यस सर। सो यहां पे अपने को इसके रीजंस क्या है उसके, सो रीजंस इट शुड बी बिकॉज ऑफ व्हाट, एरर्स, एंड इट विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रॉड। सो ये एरर के वजह से हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो सकता है। एरर अपन ने क्या बोला, इट इज एन unintentional act, and fraud is what, an intentional act. So this is what we are supposed to check कि बाबा ये अपने को ऑडिट रिस्क एनालिसिस करने का है पूरा। इसके फैक्टर्स क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर इज सपोज टू ऑब्टेन व्हाट, ऑडिटर टू ऑब्टेन reasonable assurance that फाइनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, whether ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने को वो चाहिए फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो एरर हो या वो फ्रॉड हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज द ऑडिट रिस्क एनालिसिस। ये अपने को एनालिसिस करने का है। अब इसके अंदर जब ये एनालिसिस अपन करते हैं, ठीक है, सो ये एनालिसिस जब अपन करते हैं तो इसके अंदर स्टेप्स दिए गए हैं। सो देर आर स्टेप्स विच आर गिवन टू अस कि जिसके थ्रू अपन को ये करना है। सो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो ऑडिट रिस्क एनालिसिस किया उसमें चाहिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो पहले वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, असेस करो। फिर वो रिस्क असेस करने के बाद वो रिस्क सही में उतनी है या नहीं, यू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इज रिस्पॉन्सिव टू दैट दोज ऑडिट रिस्क एंड reduce, try to reduce the risk of material misstatement in the financial statement, and then issue an appropriate audit report based on the audit findings. So यहां पे इसके स्टेप्स कितने हैं, यहां पे 3 स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है, assess the risk of material misstatement. Once you assess the risk of material misstatement, in response to that perform further audit procedures, and further audit procedures के साथ साथ try to reduce risk to an acceptably low level, and then issue appropriate audit report. So this is what is the risk based audit. तो स्टेप 1 क्या करना है अपने को, दैट अपने को पहले फोकस करना है किधर रिस्क है। स्टेप 2 उस रिस्क को चेक करो कि सही में उतनी रिस्क है ना, और ट्राई टू रिड्यूस दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। एंड फिर आपको रिस्क रिड्यूस करते आई, रिस्क रिड्यूस करते नहीं आई, उसके हिसाब से आप क्या करिए, एक अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दीजिएगा। सो ये पहले रिस्क बेस्ड ऑडिट का इतना पार्ट लिखेंगे, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और फिर इसको समरी हम लोग फिल इन करेंगे। चलो।
चलो राइट फास्ट, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, सो ये अभी अपने को एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले अपने को क्या करना है, पूरा स्टडी करना है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू समराइज दिस कॉन्सेप्ट। सो ये 3 स्टेप्स कौन से हो गए, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। सो फर्स्ट स्टेज एकदम आराम से फोकस करने का, वो क्या बोल रहे हैं, द रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कैसे अपन ने रिस्क को असेस करने का, सो द रिस्क असेसमेंट फेज इन्वॉल्व व्हाट, द फॉलोइंग। सो क्या है रिस्क असेसमेंट फेज में, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ध्यान से सुनना, रिस्क है या नहीं, एकदम आराम से पढ़ो इसको। क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स, ये आपको याद होगा SQC 1 या SA 220 के अंदर हमने किया था। किधर किया था, SQC 1 और SA नंबर 220, जिसके अंदर अपने को रिस्क देखना है कि क्या अपन इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, क्या क्या हम लोग को अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना मिलेगा कि नहीं, क्या हम लोग कॉम्पिटेंट है उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में हुए थे उसके हिसाब से अपना ऑडिट अफेक्ट होगा। सो ये अपने को फोकस करना है कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स डायरेक्टली, मतलब आपको रिस्क असेसमेंट करना है ना, तो ये सब आपको पता है ना, बिफोर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म। तो ये स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट पहले आपने एक्सेप्टेंस करना या नहीं करना उसके ऊपर पहले अपन ने फोकस करना है। सही है एकदम। उसके बाद यू डू द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। आप क्या करेंगे, ऑडिट का प्लान करेंगे ऑफ द ओवरऑल। अब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्लियर है, ओके वी कैन कंडक्ट द ऑडिट, एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ यू गो एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट, प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। प्लानिंग जब कर रहे हो तो इस प्लानिंग में यू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब बेटा ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किधर होता है अपना, सो दिस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर डन इन SA number 315, where we understand the entity, its environment, including what, its internal control। और जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये रिस्क असेसमेंट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को। मतलब वी फोकस अपॉन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वी फोकस अपॉन व्हाट, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो ये अपना जो है ये थर्ड पॉइंट है। तो पहले एक्सेप्टेंस वाला, फिर ओवरऑल प्लानिंग। प्लानिंग में फर्स्ट वी हैव टू परफॉर्म व्हाट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में अपन क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को समझ रहे हैं। करेक्ट एकदम, यस। फिर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हमने क्या देखा यहां पे, कि वी सॉ दैट इधर क्या हो सकता है, इधर अपन ने क्या बोला, वो कल अपन ने बात करी थी, व्हाट कैन, यस करेक्ट है, गो रॉन्ग, इधर क्या गलत हो सकता है ये हम लोग देखते हैं, बराबर है कि नहीं। अब ये जो क्या गलत हो रहा है ये ऑडिट एग्जीक्यूशन में भी हमने बात करी थी, इसको अपन को रिलेट करना है विथ व्हाट, वी हैव टू रिलेट दिस विथ व्हाट, द रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड देन चेक दैट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। डिजाइन की मतलब जब बात करते हैं हम लोग, सो व्हाट डू वी मीन बाय डिजाइन, डिजाइन मतलब
यहां पे अपन बोल रहे कि वेदर इट इज केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, तो इसको बोलते हैं इसका डिजाइन चेक करने का। इंप्लीमेंटेशन मतलब अपन क्या बोलेंगे, इंप्लीमेंटेशन मतलब अपन बोलेंगे कि वेदर इट इज इन यूज, ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो इंप्लीमेंटेशन मतलब वेदर इट इज इन यूज इफेक्टिवली, ये आप लोग मतलब इट इज इफेक्टिवली यूज्ड और नॉट, वेदर इट इज यूज्ड, ये साथ में लिखो हाँ, ये एक्सप्लेनेशन, वेदर इट इज यूज्ड इफेक्टिवली। सो यहां पे अपने को देखना है कि क्या उसका डिजाइन, और ऑब्वियसली पहले अपने को क्या देखना है, उसका डिजाइन देखना है और फिर इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि अगर डिजाइन ही वाहियात है तो उसका इंप्लीमेंटेशन सही से भी होगा तो भी क्या मतलब बनेगा ना, कुछ फायदा ही नहीं बनेगा उसका, ऐसी बात है। सो दोस कंट्रोल्स दैट वुड प्रिवेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑकरिंग एंड डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स आफ्टर दे हैव ऑकर्ड। सो पहले एक्सेप्टेंस, ओवरऑल प्लानिंग, उसमें डूइंग व्हाट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई करी उसमें देखना है कि ऐसे कौन से कंट्रोल्स है वो उसको प्रिवेंट करेंगे वो उस रिस्क को, तो उसका अपन को क्या करना है, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन चेक करना है। अब ये दोनों पॉइंट्स होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, नाउ यू असेस, अब आपको पता चल गया, उसके हिसाब से आपने असेस करना है, दैट इज यू हैव टू चेक, असेस मतलब क्या बोला, यू हैव टू चेक, बराबर के नहीं, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा ऊपर का होने के बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है वो आइडेंटिफाई करो, और वो जब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला तो आपने देखना है कि वेदर इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर्स द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन एंड दोज रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट, मतलब सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, बराबर के नहीं, मतलब अपन क्या देखेंगे यहाँ पे कि अगर वो फ्रॉड के लिए है तो सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स नहीं, उसको कंट्रोल्स भी उसके चेक करने हैं, रिलेटेड पार्टीज कंट्रोल्स भी उसके चेक करने हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो आप पहले असेस करो, असेस करने के बाद वो रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो चेक करो, उसके बाद देन यू कम्युनिकेट एनी मटेरियल वीकनेसेस इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, बराबर, टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो ये यहाँ पे फिर बात हो गई अपनी ऐसे नंबर 265, कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, बराबर है, यस, एंड देन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। तो ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप अपन को क्या करना है कि ये रिस्क को सामने लेके आना है, दैट इज रिस्क असेसमेंट, कितना बढ़िया चीज है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज अपन को परफॉर्म करने की है। सो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अपन को क्या देखने का है, एकदम अभी उसके लूप में चलेंगे अपन। सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू सी इज, यहां पे अपने को देखना है कि अपने को एक्सेप्टेंस, फर्स्ट थिंग क्या है, अपने को चेक करना है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि भाई इसके अंदर अपन को देखना है कि इसमें कुछ एंगेजमेंट रिस्क तो नहीं है ना। ये एक्सेप्टेंस होने के बाद फिर अपन को करना है तीन बातें, वो कौन सी बातें आ गई यहां पे। तो फर्स्ट थिंग अपन बात करते हैं यहां पे ओवरऑल प्लानिंग करने का, अपन को क्या करने का, ओवरऑल प्लानिंग। सो ओवरऑल प्लानिंग होने के बाद अपन को क्या करने का है, आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, बराबर। और फिर उसके बाद वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो रेलेवेंट कंट्रोल्स देखने के अपने को, रेलेवेंट कंट्रोल्स, और इन कंट्रोल्स का अपने को देखना है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, कि वेदर इट इज केपेबल ऑफ
रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये बातें होने के बाद we have to assess the risk of material misstatement। ठीक है, assess what? Risk of material misstatement, then try to identify whether it is a significant risk, whether it is a significant risk। ठीक है, चेक करने का कि वो जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं, उसके बाद अपन को क्या करने का, उसको जहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है, फिर यहां से आगे अपन को वो सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या नहीं, कम्युनिकेशन एंड मेक द इन्फॉर्म्ड असेसमेंट। फिर अपने को क्या करना है, कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेसेस करना है अपने को टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। एंड अगर ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, सो कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल वीकनेस टू मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। सही है एकदम, यस सर। एंड देन मेक व्हाट, एंड इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि अब ये सब करने के बाद अपने को पक्का पता चल जाएगा कि भाई ये अपने रिस्क असेसमेंट से इधर अपने को अब पता चल जाएगा यस कि यार यहां पे जो है ना ये पक्की इतनी रिस्क है करके। ये पूरे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद पता चल जाता है कि वी कम टू नो दैट वी हैव एन इन्फॉर्म्ड assessment of risk of material misstatement। एकदम अपने को ईमानदारी से पता चल जाता है कि ओके भाई यहां पे जो है ना ये रिस्क है करके। ठीक है, ठीक है। सो ये बात हो गई अपनी असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो ये एक्टिविटी दिया हुआ है आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कि जैसे अपन ने परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस किया, तो इसका पर्पस क्या था, व्हाई डिड वी डू, देन प्लानिंग द ऑडिट एंड परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सो ये क्यों किया, एक बार इसको आप पढ़ लो, पूरा पूरा इसको पढ़ लो अच्छे से। ओके, चलो। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑडिट रिस्क रिस्पॉन्स। अब अपन को रिस्पॉन्स की बात करनी है। अब एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट किया ना अपन ने, अब ये इन्फॉर्म्ड असेसमेंट से नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड ट्राई टू रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ठीक है, आ जाओ इसके बारे में जरा ध्यान से पढ़ते हैं।
Now this phase of audit is to design and perform further audit procedures that respond to the assessed risk of material misstatement. जो हमने किधर किया था, ये हमने किधर परफॉर्म किया था, स्टेप 1 में। किधर परफॉर्म किया, स्टेप 1 के अंदर। टू असेस एंड प्रोवाइड एविडेंस नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन। खत्म। सो यहां पे अपन क्या करेंगे, वी विल डिजाइन व्हाट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, बराबर। देन दिस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स विल रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ओके, यस सर। सो ये डॉक्यूमेंटेशन करना है वो आप लोग देख लोगे। सो अब ये अपन देख रहे हैं कि व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हेन प्लानिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर। ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में तो अपन बात कर रहे हैं अभी। चल, सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं यहां पे, सो डिजाइन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। तो यही है ना, सो ये अपन को करना है। तो ये क्यों करना है, ये यहाँ पे हो गया। सो व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हेन प्लानिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप। कौन से मैटर्स होंगे, assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone। जब हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान कर रहे हैं ना, सो assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone, this can occur where there is highly automated processing of transactions with little or no manual intervention, बराबर। एग्जाम्पल आज अपन देखते हैं ऑनलाइन सेल्स, बराबर है। तो इसमें आप समझिए बात को, इट कैनॉट बी एड्रेस्ड बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन। ऑनलाइन सेल्स हो रहा है तो इधर अपने को जाहिर सी बात है कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा ना अपने को, बराबर। तो ये अपने को बात ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल if tested, बराबर, could reduce the need or scope for other substantive procedures। तो इसके लिए कंट्रोल्स अगर है और ये कंट्रोल्स अगर टेस्ट करने के बाद, बराबर, अगर ये अपने कंट्रोल्स टेस्टेड reduce, if tested reduce the scope of substantive procedures, if tested reduce substantive procedures, करेक्ट एकदम, यस सर। सो स्टेप बाय स्टेप मैटर्स। देन थर्ड पॉइंट अपन क्या कहते हैं यहां पे, द पोटेंशियल फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स वुड रिड्यूस द नीड टू स्कोप फॉर अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। अब ये कब, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है विच आर प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, तो ऐसे केस में हम लोग इसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। फिर अपन जब ये प्लान कर रहे हैं तो इसमें एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आनी चाहिए, मतलब सरप्राइज चेक्स के बारे में अपन ने बात करनी चाहिए। They need to perform further audit procedures to address potential for management override of controls in the fraud scenarios। कि management is what overriding the controls। management ने कुछ controls लगाए और management ही उसे क्या कर रहा है, override कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, अगर बैड डेट्स का बैड डेट्स रिपोर्टिंग क्राइटेरिया सेट करा हुआ है कि ये कंडीशंस अगर ऐसा ऐसा है तो उसको बैड डेट बोला जाएगा, बट मैनेजमेंट ही अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अच्छा पोजीशन अच्छा दिखाने के लिए वो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम, बराबर। या तो गोइंग कंसर्न के बारे में वो लोग नहीं शो कर रहे हैं तो
एंड लास्ट में दे नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू एड्रेस सिग्निफिकेंट रिस्क। जैसे कि आपको मान लो स्पेसिफिक प्रोसीजर में एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको लेना होगा, बराबर है, या तो आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ साथ अपन क्या बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन अपने को करना होगा। तो ये सारे सारे जो बातें हैं हम लोग ये अपने को करने पड़ेंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अपन ने आइडेंटिफाई तो कर लिया बट वी हैव टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भाई। तो ये सब अपन को अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में ये सारी चीजें आनी चाहिए। सो दिस शुड बी एड्रेस टू डिजाइन टू एड्रेस द असेस रिस्क। सो ये अपने को इंटरनल कंट्रोल चेक करना है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी करना है। आई बात समझ में? तो जिससे हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो इसमें व्हाट डज इट इंक्लूड, तो अभी यहां पे हेडिंग क्या डालेंगे, these audit procedures include, क्या क्या आता है इसके अंदर, फर्स्ट check assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone. नंबर 2 अपन को क्या देखना है, इंटरनल कंट्रोल्स। नंबर 3 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नंबर 4 अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नंबर 5 check for management override of controls, and number 6 specific procedures। ठीक है, सो ये अपने को करना है। तो दिस इज व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट का सेकंड। अभी लास्ट में इशू अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, फिर अपन ये लिखेंगे इसको। सो रिपोर्टिंग, ये फाइनल फेज में क्या करना है अपने को, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंस। एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। एवरीबडी फोकस। सो यहां पे वी विल इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस, बराबर। सो ये इवैल्यूएट करेंगे जब ऑडिट एविडेंस, तो इससे अपन को फोकस करने का है कि इज एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड, और काम करना है क्या। अगर यस है सो यू गो बैक टू रिस्क असेसमेंट जो अपन ने स्टेप 1 में किया था, बराबर, और वापस से कंक्लूड करना। नो, तो प्रिपेयर व्हाट ऑडिटर्स रिपोर्ट, form an opinion on the audit findings and significant decisions and signed audit opinion. Simple. Determine what additional work is required, additional risk factors, revised audit procedures, materiality changes and conclusions. तो ये अपने को क्या है रिपोर्टिंग में, तो जब अपन रिपोर्टिंग करते हैं अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट देने का है, तो अपन ने सोचना है कि इसमें और काम, एविडेंस को इवैल्यूएट करना, दिख रहा है क्या उसमें मटेरियल स्टेटमेंट और है क्या, आपको डाउट आ रहा है क्या, और काम करना है क्या। अगर और काम करना है तो वापस से रिस्क बेस्ड ऑडिट पे जाओ, स्टेप 1 के रिस्क असेसमेंट करो, उसमें मटेरियलिटी लेवल रिवाइज करो, वो सब काम करो, ये सब है। देन देखो यही यहां पे लिखा हुआ है,
The final phase of audit is to assess the audit evidence and determine whether it is sufficient and appropriate to reduce the risk of material misstatement. At this stage, it is to determine whether there had been a change in the assessed level of risk, conclusions drawn are appropriate, and if any suspicious circumstances are encountered, any additional risk and further audit procedures performed as required. When all the procedures have been performed and conclusions reached, audit findings should be reported to the management and TCWG and audit opinion should be formed. Correct एकदम? Yes sir. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? Evaluate, audit, evidence, डन. अच्छा, तो इसको मस्त नोट करेंगे अभी ये. एंड दिस इज वेयर वी कंप्लीट विथ व्हाट आर रिस्क बेस्ड ऑडिट. स्टार्ट राइटिंग.
चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, और अब रिस्क बेस्ड ऑडिट इज ओवर। नाउ वी गो टू व्हाट बेसिक एकदम अपना मटेरियलिटी और रिस्क असेसमेंट, रिस्क बेस्ड ऑडिट, ये खत्म। अभी अपने को इस चैप्टर का लेटर पार्ट जो है, थर्ड पार्ट, इंटरनल कंट्रोल के बारे में अपने को बात करना है। एकदम इजी है, मस्त, फटाफट 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 इसको डिस्कस कर लेते हैं। चल, सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है इट इज ऑल दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो जब भी आपको कोई भी बोलेगा ना इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ये सब अब बहुत बहुत ईजी है, ध्यान देने का, बस एकदम मस्त है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, मस्त है एकदम। सो इंटरनल कंट्रोल जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? जनरली इज ऑल दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। वो क्या है? इट इज ऑल दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑल दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सारे, मतलब कभी भी अपन को कोई भी बोलेगा ना कि इंटरनल कंट्रोल मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, नियम कानून तौर तरीके, उसको बोलते हैं अपन क्या? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो कौन लगाता है? इट इज एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। It is adopted by the management of the entity to assist in achieving what? The management's objective. तो ये किसके लिए लगा है? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर क्या क्या है? ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सब कुछ बराबर से हो जाए। फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, तो बराबर से मतलब जो भी नियम और कानून हम लोग लगाते हैं, हमने अडॉप्ट किया है ताकि हमारा बिजनेस सब बराबर से चले। इंक्लूडिंग क्या क्या बोला उसके अंदर? adherence to management policies, safeguarding of assets, prevention and detection of errors and frauds, accuracy and completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information. So यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? इधर आने का, ध्यान से सुनने का। इधर कौन है ये? दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने क्या लगाया? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। These policies and procedures are called as what? Internal control. क्या लगाया है इन्होंने? Policies and procedures which are adopted by the management of the entity. अरे यार, which are adopted by the management of the entity. सही है एकदम, यस। किसके लिए लगाया ये? फॉर ऑर्डरली, एकदम बराबर से, इन ऑर्डर, एकदम सिस्टम के हिसाब से चले, बराबर के, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस एकदम बराबर से चले। एंड नॉट ओनली दिस, इट इंक्लूड्स व्हाट? तो ये इंक्लूड क्या क्या करता है यहां पे? PASTA, इट इंक्लूड्स व्हाट? पास्ता। क्या इंक्लूड करता है ये? पास्ता। P मतलब क्या कहेंगे अपन? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये एक ऑब्जेक्टिव है अपना। A मतलब अधरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, S मतलब सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एंड T मतलब टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड A मतलब एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आई बात समझ में? डन। सो दिस इज व्हाट इज द नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। बोलो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मीन्स, क्या बोलेंगे? व्हाट डज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मीन्स? इट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the management of the entity. किसके लिए ये? It is adopted by the management of the entity. क्यों? For orderly and efficient conduct of business, including, तो ये सारी बात है, मतलब अपना पूरा कामकाज बराबर होना चाहिए, उसी के साथ साथ और क्या चीजें इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स व्हाट? ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो है, बट अब 4 पॉइंट कौन से बोले? PASTA। 5 पॉइंट कौन से बोले? पास्ता। Prevention and detection of errors and fraud, adherence to management policies,
safeguarding of assets, timely preparation of reliable financial information and accuracy and completeness of accounting records. तो ये नंबर 1 डेफिनेशन है. नोट कर लिया आपने इसका मेमोरी टेक्निक? बिल्कुल, पास्ता. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सेकेंड डेफिनेशन जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज गिवन बाय एसे नंबर 315. वो क्या कहता है? एसे नंबर 315 डिफाइंस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज द प्रोसेस. इट इज व्हाट, ये क्या बोलता है? इंटरनल कंट्रोल इज व्हाट? प्रोसेस. इस प्रोसेस के अंदर फर्स्ट वी डिजाइन, then we implement, and then it is to be maintained by which people? So it is to be done by TCWG, management and other personnel. Why? To provide reasonable assurance about what achievement of the entity's objective with regard to. अब इधर क्या बोलने का है? इधर बोलने का अपने को केयर. इधर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? केयर. केयर मतलब क्या? सी मतलब अपन बात करते हैं अबाउट compliance with applicable laws and regulation. A मतलब assets are safeguarded. R मतलब reliability of financial reporting and E मतलब effectiveness and efficiency of operations. बेस्ट है. सो क्या बोला यहाँ पे? सो यहाँ पे C मतलब क्या बोला अपन ने? compliance with applicable laws and regulation. A मतलब assets are safeguarded, reliability of financial reporting and effectiveness and efficiency of operation. सो ये दो इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन है. एक अपना नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होता है वो बता रहा है, और सेकंड ऐसे 315 के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल क्या है. बॉटम लाइन क्या है? दोनों का मतलब यही है कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है. क्लियर एकदम? यस. सो एज एन ऑडिटर एज पर ऐसे 315 बराबर ऐसे 315 के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए? वी आर सपोज टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरमेंट sufficient to assess the management attitude, awareness and reactions regarding internal controls and the importance of the entity. So अपन को मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ये अपन को समझ में आना चाहिए. Such an understanding would help the auditor to make the preliminary assessment of the adequacy of the accounting and internal control system as a basis for preparation of the financial statement and the nature, timing and extent of the audit procedures. बराबर. तो यहाँ पे adequate मतलब है क्या? नहीं. मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो जो adequate है या नहीं. adequate मतलब वो sufficient है या नहीं, और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन कर सकते हैं. क्लियर एकदम? सो यहाँ पे अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पे? सो दिस इज द डेफिनेशन नंबर 1, दिस इज डेफिनेशन नंबर 2. अपने को एज द ऑडिटर अपन को क्या करना है? एज पर ऐसे 315 इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है, सो दैट अपने को मैनेजमेंट के एटीट्यूड्स के वगैरह बारे में इसमें समझ में आ जाए और अपन अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सकते हैं. सो जब अपन इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो हम लोग को इसका नेचर समझना बहुत जरूरी है. सो नेचर अपन समझते हैं तो वो क्या है? हाउ दे वर अप्लाइड, बाय whom they were applied, how they were applied, by whom they were applied and consistency with which they were applied. ये तीन बातें अपने को देखना है. अभी क्या क्या है इसके अंदर, फटाफट अपन बातें करते हैं ये इसके पॉइंट्स के बारे में. चलो. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन कंट्रोल्स. इफेक्टिव ऑपरेशन मतलब देयर मे बी सम डेविएशन. इफेक्टिव ऑपरेट कर रहा है ठीक है, बट उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कि देयर मे बी सम डेविएशंस. डेविएशंस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल्स मे बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ फैक्टर्स सच एज की पर्सनल चेंज हो गए होंगे. आप समझो बच्चों, कंट्रोल्स जो लगते हैं ना, मतलब कंट्रोल अच्छे हैं बट उस कंट्रोल्स में डेविएशन हो सकता है. अब आप बोलेंगे सर ये कंट्रोल्स में डेविएशन हो सकता है मतलब कहना क्या चाहते हैं? सो आप समझिए बात को कि कंट्रोल्स में डेविएशन हो सकता है मतलब क्या? कंट्रोल्स लगते हैं किसके ऊपर है?
लोगों के ऊपर लगते हैं कंट्रोल्स, कि अब आप वो इंसान ने बराबर से अकाउंटिंग करना चाहिए, सही टाइम पे रिकॉर्डिंग करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। सो ये लोगों के ऊपर कंट्रोल्स लगते हैं। बट अगर ये लोग ही अगर बदल गए तो क्या अपने कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब डेविएशन हो सकते हैं क्या? यस। अगर सीजनल फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है तो उसके वजह से डेविएशन हो सकता है। सडनली अगर हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसके वजह से डिले हो रहे हैं अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में, रिकॉर्डिंग में, तो इस वजह से क्या हो सकता है? डेविएशन हो सकते हैं, या इट कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमन एरर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर देयर कैन बी व्हाट, देयर कैन बी, यू हैव टू अग्री विद द फैक्ट दैट देयर कैन बी व्हाट, सम डेविएशन। अपन देखना चाहते हैं कि बराबर इफेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बट दिस इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइजेस कि हाँ भाई इफेक्टिव, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा चलेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होगा भाई? डेविएशन होगा, एंड यू हैव टू अग्री दैट। बराबर। तो इंटरनल कंट्रोल्स हम लोग ने एक अंडरस्टैंडिंग लिया था, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने को चेक करना है कि वो वैसा है कि नहीं, बट यू स्टिल हैव टू रिकॉग्नाइज कि डेविएशन हो सकता है। बराबर है? यस। अगर ऑडिटर ये डेविएशंस डिटेक्ट कर लेता है then he is supposed to make what specific inquiries regarding the matters, particularly कि ये कब स्टाफ चेंज हुआ था, टाइमिंग ऑफ द स्टाफ चेंजेस। बराबर। द ऑडिटर देन इंश्योर दैट वी हैव टू कवर सच पीरियड ऑफ चेंज और फ्लक्चुएशन। तो अपने को पता चला ना कि ये टाइम पे चेंज हुआ है। अब अपन ने क्या बोला? इंटरनल कंट्रोल्स में चेंजेस मतलब डेविएशन हो सकता है, रीजन देखने का, वो रीजन अपन को इंक्वायर करना है कि वो कब हुआ था, उसका टाइमिंग देखना है, और फिर जाके वो टाइमिंग में देखने का कि अच्छा यहां पे ये फैक्टर्स चेंज हुए थे ना, की पर्सनल, वॉल्यूम, ह्यूमन एरर, तो उस टाइम में कंट्रोल्स ने कैसे काम किया वो अपन को देखना है। बराबर। और इसके रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए द ऑडिटर शैल डिजाइन, वेदर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट whether controls are designed and operating as contemplated in the preliminary assessment। contemplated मतलब as understood, तो क्या कंट्रोल जैसा अपन को समझा था, जैसा अपने को अंडरस्टैंडिंग दिया था, क्या वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है? फॉर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, मतलब जैसा सोचा था। The evaluation of deviation may result in the auditor concluding that the assessed level of control risk needs to be revised, कि वो भाई कंट्रोल रिस्क अच्छी है बुरी है वो सब अपन रिवाइज करेंगे। In such cases, then, auditor will do what? Then modify the nature, timing, and extent of substantive procedures. Auditor should also consider whether internal controls were in use throughout the period। मतलब अपन को इसका implementation देखना है, सिर्फ डिजाइन नहीं, इसका implementation की whether it was in use throughout the period। If substantially controls were used at different times during the period, it should be considered separately। Then we have to do what? A breakdown in internal controls। बराबर। For a specific portion of period requires separate consideration to be applied in the transaction। breakdown मतलब क्या? कि there is a fault, कि वो वीक है उस समय पे, ये अपने को देखना है। क्लियर एकदम। सो यहां पे अपन एक टाइमलाइन बना दे इसकी, इधर ही बना देते इसकी। आप पहले लिख लो मत, पहले मैं बनाता हूं, फिर आप एक एक लैंडमार्क आप नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं? इधर बनाओ क्या? इधर बनाता हूं। ये हो गया रिस्क बेस्ड ऑडिट। आप मत लिखना, समरी, ये समरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना वास्ट सिलेबस है ना, एक एक चैप्टर का फास्ट फास्ट क्विक रीडिंग होना, समझ में आना बहुत जरूरी है इसका। ठीक है ना? सो ध्यान देना। इंटरनल कंट्रोल्स डेफिनेशन भी लिख ही देते हैं। बराबर। सो क्या बोला इंटरनल कंट्रोल? सो एक फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। which is adopted by management of entity for
orderly and efficient conduct of business। ये ब्रेक डाउन किया तो कभी कभी क्या होता है ना, डेफिनेशंस आंसर्स का कंटेंट लेंथ बढ़ाने के लिए काम में आती है। फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग, सो क्या बोलना अपने को, इंक्लूडिंग, PASTA, पास्ता। व्हाट इज दिस पास्ता? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन of errors and fraud। assets are, नहीं, adherence to management policies, safeguarding of assets, timely preparation of reliable financial information, and accuracy and completeness of accounting records। ये होने के बाद सेकेंड डेफिनेशन ऐसे 315 के हिसाब से वो बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस which is designed, पहले सोचेंगे कि क्या है, देन उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फिर वो बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो मेंटेन करेंगे। ये काम कौन करता है? बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG, बाय मैनेजमेंट एंड पर्सनल, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पर्सनल। वाई? टू अचीव क्या बोला? बाय दिस टू अचीव व्हाट? हाँ, अचीव एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोवाइड reasonable assurance about achievement of entities objective। वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है? सो हमने कहा था ऑब्जेक्टिव है CARE, केयर। मतलब क्या है? कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, assets are safeguarded, reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation। आपको बता दूं कि यहां पे व्हाई डू वी गेट रीजनेबल अश्योरेंस?
वाई डू वी गेट रीजनेबल अश्योरेंस, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। रीजनेबल अश्योरेंस क्यों होता है? एज देयर आर इनहेरेंट limitations of internal controls। सही है एकदम? यस। सो एज एन ऑडिटर अपन ने अभी क्या करना चाहिए? इन कंट्रोल्स का ऑडिटर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल controls, to check adequacy, and number 2, to design nature, timing, and extent of audit procedures। In evaluation of controls, auditor should consider ये सब पढ़ा हुआ है, आप बुक में साथ साथ में रीड कीजिए कि क्या ये पॉइंट्स अपने कवर हो रहे हैं क्या। ऑडिटर शुड कंसीडर हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, कितना सीरियस थे आप, किसने वो कंट्रोल्स अप्लाई किए, बाय whom they were applied, and consistency with which they were applied। In evaluation क्या करना चाहिए उसने? स्टेप 1, recognize deviation can occur। Why the deviations can occur? Due to change in key personnel, volume of transaction, human error। Second point, consider the timing of change। कब चेंज हुआ वो टाइमिंग देखो आप। तीसरा, ये स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन बना रहे हैं अपन, समझा गया? सो ये पूरा एक पेज का समरी है। सो अपन ने क्या करना है, देखना है उसको। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इवैल्यूएट वेदर इट इज डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग एज अंडरस्टूड। बराबर। सो यहाँ पे वो टाइमिंग में
जब पहुंच जाएंगे तो इसमें इवैल्यूएट द डिजाइन एंड implementation design and implementation as understood कि whether it is effective, understood, and needs to and need to modify control risk assessment कि क्या इसके वजह से कहीं कंट्रोल रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ सकता है क्या, और अगर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ गया तो इसके हिसाब से अपन अब क्या करेंगे, वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू मॉडिफाई द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बराबर। सो इसके हिसाब से नेक्स्ट ऑन द लाइन, सो वी नीड टू मॉडिफाई substantive procedures, we need to modify what substantive procedures। फिर उसका अपन को क्या देखना है, इम्प्लीमेंटेशन देखना है थ्रू आउट द पीरियड, वेदर इट वाज, जो भी कंट्रोल्स अपन चेक कर रहे हैं वी हैव टू सी नीचे ही रखते हैं इसका, whether it was in use throughout the period, और इसमें अगर कहीं ब्रेकडाउन है इन इंटरनल कंट्रोल देन सेपरेट कंसिडरेशन टू बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ दैट पीरियड, मतलब उसमें वो थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेट कर रहा है, एंड लास्ट में अपन को क्या देखना है कि इसमें अगर कहीं पे ब्रेकडाउन है breakdown in internal control, separate consideration for that period। तो ये ऐसा सिंपल टाइमलाइन जब आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को जब कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना है तो ये सारी बातें अपने को करनी है। मस्त लिखेंगे इसको अभी, ये डेफिनेशन, ये पूरा एक पेज अपना समाप्त। फिर अब अपन को क्या करना है, इसके जो पार्ट्स है नेचर, स्कोप, ये तीन बातें, नेचर, ऑब्जेक्ट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये चार बातें अपने को अभी देखनी है यहाँ पे। ठीक है, सो 1 2 3 4, तो ये अगले चार बातें जो है ना, ये 3.1 3.2 3.3 3.4, ये अभी अपने को पूरा समझने का है, खत्म, ऐसा सीक्वेंस में चलने का चैप्टर रखे, ठीक है ना। चलो पहले फर्स्ट डेफिनेशन, फिर सेकंड डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, स्टार्ट।
चलो हरी अप गाइस, राइट फास्ट, लास्ट 1 minute. चलो लेट्स प्रोसीड. क्या बात है. चलो सो ये होने के बाद अभी अपने को 3 बातें ये करनी है. नेचर, 4 बातें: नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो ये पूरा इसका एंड टू एंड अभी ये बातें अपने को करनी है. नेचर, अबे सो वी हैव टू टॉक अबाउट नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे. फर्स्ट नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये उसके सब पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ये उसके सब पॉइंट्स हैं. और यहाँ पे आके ये 3.4 इंडिपेंडेंट चेक्स पे रुक जाता है. सो अब अपन को क्या देखना है यहाँ पे, ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स अपने को स्टडी करने का है. नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, ये पूरा अच्छे से. फिर वापस से उसका ऐसे ड्रॉप डाउन एरोस हम लोग बना देंगे उसका. ओके चलो. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सिंपल बात है एकदम. इंटरनल कंट्रोल क्या है? अ सेट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. मतलब क्या बोला था अपन ने? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मतलब अपन ने क्या बोला था? कंट्रोल्स. अगर ये इंटरनल है तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज इंटरनली जनरेटेड. सो इंटरनली जनरेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, बराबर के नहीं, adopted by the management of the entity is a prerequisite for efficient and effective performance of the entity. So इसीलिए अपन क्या बोलते हैं? It is the primary responsibility of every management to create and maintain adequate system of internal control appropriate to the size and nature of the business. सो क्या बोला यहाँ पे? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो आप समझिए, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज सच दैट, क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज सच दैट इट इज, ये एकदम ऐसा ऊपर अपफ्रंट लिख के रखो इसको. ये बुक में ऐसी चीजें लिख के रखने जाना. तो क्या होता है ना, ये सामने दिखती है तो रिकॉल होता है जब रिवाइज करते हैं. तो इट इज इंटरनली जनरेटेड policies and procedures. So it is internally generated policies and procedures, बराबर. एंड नंबर 2 पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ मैनेजमेंट, की एक बराबर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल जनरेट करता है.
सो फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल है, क्या बोला कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल, क्या है ये इंटरनल कंट्रोल? तो इंटरनली जनरेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the management of the entity, खत्म, एकदम सिंपल। internal control is a process designed to facilitate support the achievement of business objectives. Any system of internal control is based on the consideration of, कोई भी सिस्टम रिस्क को हम लोग ध्यान में रखते हैं, compliance with financial reporting, objectives such as improve the business effectiveness are included। तो ये सब अपन ने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नो सर। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये थोड़ा बढ़िया चीज है कि क्या क्या कवर करता है। अभी ध्यान से सुनना, दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सटेंड बियॉन्ड व्हाट, एक अकाउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। सो स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में जब हम लोग नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल्स की अगर बात करें तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल दो टाइप के हैं। कौन से? इंटरनल कंट्रोल दो टाइप के, एक कौन से, एक अकाउंटिंग कंट्रोल्स, ठीक है, और दूसरे कौन से कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। सो स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में दो टाइप के कंट्रोल्स है, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। अकाउंटिंग जो बराबर से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए हम लोग बात करते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, बराबर, लीडिंग टू मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। सच कंट्रोल्स इंक्लूड प्रोडक्शन मेथड, टाइम एंड मोशन स्टडी, प्राइसिंग पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के। सो नाउ अब ये टाइप ऑफ कंट्रोल्स की अपन ने बात कर ली। सो अब यहां पे अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, रेलेवेंस की। किसकी बात करेंगे अपन? नाउ वी विल टॉक अबाउट इज द रेलेवेंस ऑफ द कंट्रोल, कि ठीक है कंट्रोल्स है बट अब एज एन ऑडिटर अपने लिए कौन से कंट्रोल रेलेवेंट होंगे। सो एज द ऑडिटर वी आर प्राइमरली कंसर्न्ड with those policies and procedures, मतलब controls having bearing on assertions underlying in the financial statements। so अपन यही बात कर रहे थे ना, safeguarding of assets, prevention detection of errors and fraud, accuracy and completeness of accounting records, timely preparation of reliable financial information। तो मतलब अपन ने बात करी थी हम लोग वो कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करेंगे जो केयर से मैटर करता है, बराबर के नहीं। सो जब फाइनेंशियल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर, तो ऑडिटर इज कंसर्न विद दिस कंट्रोल्स जो केयर से, मतलब अपन फोकस करेंगे किसके ऊपर, अकाउंटिंग कंट्रोल्स के ऊपर एज एन ऑडिटर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑन द अदर हैंड दे हैव व्हाट अ ओनली रिमोट रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटर में ओनली इवेल्युएट, इसको क्या है, कंडीशंस अप्लाई। अकाउंटिंग कंट्रोल्स तो देखना ही देखना, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स मतलब सिर्फ वो देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स विच हैव बेरिंग, मतलब इट अफेक्ट्स द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वही देखेंगे विच हैव बेरिंग, दैट इज एन इम्पैक्ट on फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड्स। जैसे सर इसका एग्जांपल देंगे अपन, यस सर, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय अटेंडेंस, क्योंकि एम्प्लॉय के अटेंडेंस के बेसिस पे अपन क्या डेवलप करते हैं, उसका सैलरी। तो सैलरी ये किसको अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अफेक्ट करता है, सही है ना एकदम। तो उसके हिसाब से अपने लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फिर रेलेवेंट हो जाएगा, बराबर एकदम, यस सर। द फंडामेंटल देयरफॉर इज दैट effective control is a process effected by people that supports organization in several ways, enabling it to provide reasonable assurance regarding the risk and to assist the achievement of the objectives. Fundamental to the system of internal control, it is integral to activities of the company and not something which is practiced in what, isolation। तो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देखना है। सो ये सारी चीजें जो है ये स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल की, जनरली आपके इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या आता है। सो इंटरनल कंट्रोल्स की अगर अपन बात करें, सो अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है। अकाउंटिंग कंट्रोल्स एक ऑडिटर कंसीडर करेगा जो आपके असर्शंस को अफेक्ट करेगा, वो जो CARE ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स अपने को इतना कुछ रेलेवेंस नहीं रखते हैं वो, बट हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को कंसीडर करेंगे इफ इट हैज गॉट एन इम्पैक्ट और बेरिंग ऑन व्हाट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सही है एकदम, यस। So internal control system, it affects the effectiveness and efficiency, reliability, compliance with laws and ये अपने goals थे। सिंपल एकदम, खत्म। तो ये बात हो गई किसके बारे में? फर्स्ट हमने नेचर, नेचर मतलब इंटरनली जनरेटेड। इसमें दो है, वो कौन से? अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अकाउंटिंग इज रेलेवेंट टू ऑडिट, एडमिनिस्ट्रेटिव इतना नहीं, बट अगर इट हैज गॉट अ बेरिंग ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो यस इट इज रेलेवेंट। अब बारी आती है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। So objective of internal control is determined by what? Management after consideration of the nature and scale of the business. So objectives मतलब क्या है? अगर अपन अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे? जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब उसको एंटर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। So it should be done with the help of what? Authorization. Now this authorization can be what? General or specific management authorization. ये authorization कैसा हो सकता है? जनरल या स्पेसिफिक। सो अपना गोल क्या है यहाँ पे कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग एंटर करें, एग्जीक्यूट करें, सो दैट ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सो ऑथराइजेशन मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑथराइजेशन मतलब अपन बोल रहे हैं परमिशन। अब ये परमिशन हो सकती है जनरल या स्पेसिफिक। जैसे पेटी कैशियर की अपन बात करें तो पेटी कैशियर को अपन क्या बोल रहे हैं? जनरल परमिशन दे दिया, भाई तो चिल्लर चिल्लर खर्चा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर अपन स्पेसिफिक, भाई अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने हैं केस टू केस बेसिस पे, वो आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा। सो ऐसा अपना पहला ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट करो वो मैनेजमेंट के परमिशन के साथ करो। अब जैसी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड मतलब अपन क्या बोल रहे? सर इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड मतलब इट शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड। इट शुड बी व्हाट? इमीडिएटली रिकॉर्डेड, इमीडिएटली, तुरंत, in the appropriate manner to permit the preparation of financial information and maintain accountability of assets। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑथराइज हुआ, वो एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होते से ही उसको तुरंत आपने रिकॉर्ड करना है, मतलब नहीं तो क्या हो जाएगा? वो वहां पे उसमें एरर ऑफ ओमिशन नहीं रहेगा। तो ये कंट्रोल हम लोग अचीव करना चाहते हैं कि दिस ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। देन द एसेट्स आर व्हाट? सेफगार्डेड from what? The unauthorized access, use और disposition। अब एसेट्स में पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो एसेट्स मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एसेट्स में आपके डेटर्स आते हैं, आपका स्टॉक आता है, आपके कैश इन हैंड आता है। तो उसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो भी एसेट्स है ना, ये एसेट्स या ये रिकॉर्ड्स जो है ना, उसमें क्या होना चाहिए? दे शुड बी सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी आपके स्टॉक्स, कैश, इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये यूज नहीं कर सकता, ये उसको डिस्पोज या सेल ऑफ नहीं कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इज द एसेट्स के लिए अपन फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पे इधर से अपन क्या कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड्स के बारे में है और ये एसेट्स के हैं। एंड देन दिस एसेट्स टू बी शुड बी व्हाट? दे शुड बी फिजिकली वेरीफाइड, बराबर, एट वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल्स एंड अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी। तो ये रीजनेबल इंटरवल्स पे जो वेरिफिकेशन जो हो रहा है, ये अपन बोल रहे हैं कि इनका क्या होना चाहिए? सर इनका फिजिकल वेरिफिकेशन, इसका क्या होना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। सो एसेट्स शुड बी व्हाट? फिजिकली वेरीफाइड। सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस। सो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? द इंटरनल कंट्रोल्स। तो क्या बोले ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सो फर्स्ट, ट्रांजैक्शन जैसे एग्जीक्यूट करो उसका परमिशन होना चाहिए। एग्जीक्यूट हुआ, इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स शुड बी prevented, protected, safeguarded from unauthorized use, access or disposition, and then the assets should be what? Physically verified at reasonable intervals and आपने तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहिए अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या? मिसमैच अगर मिला तो खत्म। उसके बाद ये क्या हो गया?
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एग्जाम में ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब सेकंड इसके अंदर क्या आता है, बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जनरल इंटरनल कंट्रोल का ये था, अकाउंट्स को लेके क्या करना है, तो इसका मेमोरी टेक्निक देता हूं मैं आपको। रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है। क्या बोला सर ने, रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है। जो रिकॉर्डेड आरटीपी है उसका सीडीज जो है वो वैल्यूड है। तो ये मेमोरी टेक्निक ध्यान से लिखो, पहले सीडीएस सब पूरा लिखना उसमें, रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है, लिखो। क्या लिखना है यहाँ पे, रिकॉर्डेड मतलब क्या है, एकदम सिंपल, ensure that all the transactions are what, simple, all the transactions are recorded r t p। सो क्या बोलेंगे, RTP, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रियल, कोई भी फेक नहीं होना चाहिए। रियल मतलब इट इज व्हाट, नॉट फेक, बराबर। इट इज टाइमली रिकॉर्डेड मतलब देर इज नो डिले, एंड प्रॉपरली पोस्टेड मतलब दैट इज इन करेक्ट अकाउंट, बराबर कि नहीं। सो RTP मतलब क्या, इट इज रियल, टाइमली एंड व्हाट, प्रॉपरली पोस्टेड। उसके बाद अपन क्या कहते हैं, सीडीज मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, इट इज व्हाट प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। एस मतलब समराइज्ड, एंड वैल्यूड है मतलब वैल्यूड। सो ये आपके बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है, क्लियर एकदम। सो व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, all the transactions are recorded, it is real, timely posted, बराबर, it is on time, बराबर, recorded timely, properly posted, classified, disclosed, summarized and valued, बराबर, yes। in response to all the above is positive, the auditor will be justified in limiting his only account balance test considerably। क्योंकि अगर ये सब बराबर हो रहा है तो अपन बोलेंगे अकाउंट बैलेंस बराबर है कि नहीं, सिर्फ उतना चेक कर लेने का। In case of excellent companies where system of particular is found to be deficient, audit attention can be focused upon the where the basic accounting controls are not being adhered to, ऐसा। सो ये बातें हो गई अपनी किसके बारे में, सो ये दो पॉइंट्स है, आप पढ़ेंगे एकदम आराम से क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल और बेसिक अकाउंटिंग ऑफ इंटरनल, मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनल कंट्रोल की, कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन, ये जनरल है, कोई भी ट्रांजैक्शन जनरल एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद वो हमारा एसेट्स का अनऑथराइज्ड यूज, एक्सेस या डिस्पोजिशन नहीं होना चाहिए, वो वेरिफिकेशन होना चाहिए एट रीजनेबल इंटरवल्स, एंड फिर डिस्क्रिपेंसी अगर है तो एक्शन। ये जनरल ऑब्जेक्टिव है ऐसा। बट अगर आप स्पेसिफिकली बात करो अकाउंट्स को लेके, तो क्या क्या है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है। एक बार रीड करेंगे उसको फटाक से, कमन कमन कमन, ऐसा आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। चलो, सो अब अपना यहाँ पे ये थर्ड का मेन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं अपन क्या, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये उसी के अंदर है, ये अपने स्कोप के अंदर के ही सारे पॉइंट्स है, सॉरी ऑब्जेक्टिव के अंदर के सारे पॉइंट है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव।
सो लिमिटेशंस क्या है, हमने क्या कहा था आपको याद है ना, इंटरनल कंट्रोल विल ऑलवेज प्रोवाइड अस विथ व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, बिकॉज उसके अंदर क्या है, कुछ लिमिटेशंस है. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, आइए उसको समझते हैं. नंबर वन, मैनेजमेंट कंसिडरेशन that cost of internal control does not exceed the expected benefits to be derived. मतलब यहां पे वो क्या देख रहा है, यहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अगर बात करें, सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है यहां पे कि भाई जो कॉस्ट जितना लग रहा है ना, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, की कितना कॉस्ट लग रहा है और उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, उसका पूरा अपने को देखना है. वो बोलता है यार इतना खर्चा कर रहा हूं, क्या ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना. उसको कॉस्ट को अपन के लिमिटेशन क्या है, कॉस्ट को अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं, बेनिफिट को क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो. तो इसीलिए यहां पे अपन क्या कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम हो जाती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. क्लियर है. सेकेंड पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं यहां पे, सेकेंड पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं, द फैक्ट दैट मोस्ट इंटरनल कंट्रोल्स डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ अनयूजुअल नेचर. बराबर के नहीं, not tend to be directed towards transactions of unusual nature. The potential for human errors such as due to carelessness, distraction, mistakes of judgment and misunderstanding of instructions. आई बात समझ में आपको. सो ये क्या है, ये एक पॉइंट यहाँ पे क्या है बोल रहा है ये, अच्छा ये जो है ना ये मिस्टेक है इधर, दिस इज अ सेपरेट बुलेट पॉइंट, दिस इज अ सेपरेट बुलेट पॉइंट, दिस इज अ सेपरेट बुलेट पॉइंट. ठीक है ना. सो ऐसे 1 2 3 ऐसा ये पॉइंट्स अलग अलग है, ये मैं कर दूं. ये ऐसा है, आप भी अगर आपके नोट्स में आया नहीं होगा तो वो कर लेना, नहीं तो मैं एडिटिंग से करवा लूंगा, डोंट वरी. सो ये सिंपल मिस्टेक है. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द फैक्ट दैट इट इज नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स, नॉट टेन टू डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट, द ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर. मतलब जो रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, आप समझिए वो रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल लगाते हैं. जो रिस्क हमने प्लान या एंटिसिपेट नहीं करी है, कि हमने सोचा नहीं था कि अगर मान लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से आज अगर साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो सकता है और वो आपके डेटा को चुरा सकते हैं, आपने कभी उसके आपके डिजाइन में कभी आया ही नहीं, आपके वो थॉट प्रोसेस में कभी आया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ना उस अनयूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए कंट्रोल है नहीं ना. तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करते हो, बराबर है, जो आपका रूटीन नेचर का बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए कंट्रोल नहीं ना. आप समझ रहे बात को. सो इसीलिए द फैक्ट दैट मोस्ट इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर. जो चीज आपने सोची नहीं उसके लिए कंट्रोल है नहीं ना. चोर हमेशा क्या एक स्टेप आगे सोचेगा ना, सही है ना, बट उसके लिए आपने अगर सोचा नहीं है तो कंट्रोल है नहीं ना. तो ऐसा है. उसके बाद ह्यूमन एरर, अगर इंसान से मिस्टेक हो गई तो कंट्रोल क्या ही कर लेगा भाई, गलती हो गई, अब कंट्रोल है, बट फिर भी अगर आप समझ रहे बात को. उसके बाद द सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बराबर, दैट इज व्हाट सर्कमवेंशन, मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पे, ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल्स, ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल्स थ्रू कल्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज और विद द पार्टीज आउटसाइड. अब जैसे यहां पे एक पर्सन कैश क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एक पर्सन कैश को अकाउंट फॉर कर रहा है और एक पर्सन डिपॉजिट कर रहा है. बट अब अगर ये सब लोग मिल गए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, देयर इज कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज. तो ये लोग आपस में आ गए नहीं, तो ऐसे केस में कंट्रोल्स बोलेगा, हाथ ऊपर कर देगा, कंट्रोल बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता था, हार गया मैं तो. उसके बाद पर्सन एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल. सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इज व्हाट, अब्यूजिंग द पावर, अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाना. एंड लास्ट में मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस. तो ये सारे जो है ना ये एग्जाम्पल्स है जिसके हिसाब से क्या हो सकता है, ये कंट्रोल्स कुछ नहीं कर सकते. एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं. पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है,
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, समझ में आ गया आपको? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट को क्वांटिफाई कर सकते हैं, बेनिफिट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, अनयूजुअल नेचर के ट्रांजैक्शन, जिस चीज के लिए आपने कंट्रोल सोचा नहीं उस चीज के लिए कंट्रोल होगा नहीं, खत्म। ह्यूमन एरर, कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान की मिस्टेक हो गई तो क्या कर सकता है इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑफ एनआर विचएवर इज हायर लोअर लोअर, बट वो गलती से उसने हायर कर लिया, कुछ नहीं। कंट्रोल कितना ही लगा लो, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड वगैरह, कुछ नहीं हो सकता। सर्कमवेंशन ऑफ कंट्रोल, कल्यूशन अमंग एम्प्लॉइज, बाहर वाले से मिली भगत करके अपन क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया कंट्रोल को। पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल, इधर क्या हो रहा है, देयर इज अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी। मैंने कंट्रोल लगाया कि लेट नहीं आने का, सैलरी वगैरह बराबर से नहीं तो कट हो जाएगी आपकी, बट मैं ही खुद लेट आ रहा हूं और मैं अपनी फुल सैलरी ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ही चेक कर रहा हूं और मैं तो ओवरराइड करूंगा भाई। अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी एंड मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, बराबर, जैसे कि एस्टिमेट्स या जजमेंट्स, तो वो अपने फेवर में करेगा तो मैनेजमेंट ओवरराइड करेगा इसको। क्लियर एकदम? यस। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। नेचर में हमने क्या क्या बोला, लिखेंगे इसको आराम से। नेचर के बारे में हमने क्या बोला, इट इज अ सेट ऑफ इंटरनली जनरेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the management of the entity. It should be what? Appropriate to the size and nature of the entity. सेकेंड पॉइंट अपन ने बात करी स्कोप, तो दो टाइप के कंट्रोल आते हैं, एक अकाउंटिंग कंट्रोल है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। अकाउंटिंग कंट्रोल रिलेवेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतना कोई रिलेवेंस नहीं है, रिमोट कनेक्शन है, वो भी कैसा आएगा अगर अपने वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अफेक्ट करते हैं तो। और अपन ने सिर्फ वही कंट्रोल्स देखने हैं जो अपने क्या बोलते हैं, चार ऑब्जेक्टिव्स, केयर मतलब कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, एसेट्स आर सेफगार्डेड, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और बात करी अबाउट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है कि ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड विद द ऑथराइजेशन, दे आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, your assets and records are what safeguarded against unauthorized use, access or disposition, और वेरिफिकेशन होना चाहिए एट रीजनेबल इंटरवल्स, और अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो एक्शन लेना चाहिए। अकाउंटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे कि रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है, इट इज रिकॉर्डेड, रियल, टाइमली पोस्टेड, उसके बाद वैल्यूड और क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड एंड समराइज्ड है। यहां से फिर आगे बढ़ते हैं और ये ऑब्जेक्टिव समझने के बाद हम लोग बात करते हैं कि उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। तो यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है अपने, नंबर 1 मैनेजमेंट कंसिडरेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी, बराबर, नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, बराबर, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर के 3-4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स है, एंड देन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स, और एक एक कंपोनेंट को फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। गुड? यस, मजा आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।